हेलो गाइज, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो गाइज, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो चलिए लेट नहीं करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। देखिए, तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग आराम से सुनना चाहते हैं तो हेडफोन या ईयरफोन का सहायता ले सकते हैं। तो देखिए, आंसर में दिया हुआ कि इसमें तीनों स्रोतों के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, पुरातत्व संबंधी स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। क्वेश्चन में लेकिन एक ही स्रोतों के बारे में दिया गया है, लेकिन मैंने इसमें तीनों स्रोतों के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा भारत पूर्व में कैसा था और पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग इन तीन चीजों की सहायता से हमारे भारत के प्राचीन में क्या घटना घटी है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया, जिसमें क्या किया गया कि तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहला है पुरातत्व संबंधी स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो चलिए पहला वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। पुरातत्व संबंधी स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व संबंधी सामग्री ने बड़ी सहायता की है। वास्तव में वैज्ञानिक इतिहास लेखन में पुरातत्व सामग्री ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब साहित्यिक सामग्री काम नहीं करती है तब पुरातत्व सामग्री सहायक होती है। इसके बाद कहा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पुरातत्व संबंधी सामग्री को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये चार भाग क्या क्या है देखिए। पहला पॉइंट में दिया है खुदाई से प्राप्त सामग्री, नंबर 2 में दिया है अभिलेख, नंबर 3 में दिया है स्मारक, और 4 में दिया है मुद्राएं। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले खुदाई से प्राप्त सामग्री। खुदाई से प्राप्त सामग्री आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई की गई है और प्राचीन कालीन नगरों, भवनों, मंदिरों तथा अनेक किलों आदि के खंडहर प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इससे भारत की प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई में नगर, भवन, मनुष्य शरीर, पशुओं के ढांचे, देवी देवताओं की मूर्तियां, बर्तन, औजार, सड़कें और स्नानागार आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है। इनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व का है। इसी प्रकार तक्षशिला की खुदाई से कुषाण वंश के कालक्रम की संदिग्धता दूर हुई है। इसी प्रकार सारनाथ से प्राप्त अवशेष बौद्ध धर्म के संबंध में जानकारी देते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास का अधिकांश और लिखित भाग इन्हीं खुदाई से प्राप्त सामग्री पर आधारित है और उसे इसी आधार लिपिबद्ध किया गया है। नंबर 2 में अभिलेख। प्राचीन भारत में राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का विशेष महत्व रहा है। यानी कि प्राचीन भारत में राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का महत्व रहा है। इनसे इतिहास की अनेक कड़ियों को जोड़ने में सहायता मिलती है। अभिलेखों के माध्यम से विद्वानों ने उस जानकारी का भी परिशोधन भी किया है जो उन्हें उन साधनों से प्राप्त हुई है। इनकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये धातुओं व पत्थरों पर अंकित होते हैं। ये अभिलेख पत्थर की शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों और मूर्तियों पर होती है। इन अभिलेखों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। गाइज, इसमें क्या किया गया, जितने भी अभिलेख है उसमें बहुत तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया। उसमें से देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाले इन अभिलेखों की भाषा भिन्न भिन्न है, जैसे ब्रह्मी, संस्कृत, पाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि।
अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है, मतलब इनमें से जितने भी अभिलेख पाया गया उसमें से ज्यादातर ब्राह्मण लिपि का ही मिला है, तथा अनेक अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं। साथ ही साथ सेकंड नंबर में अगर कहा गया है कि खरोष्टी लिपि में भी बहुत सारा अभिलेख मिले हैं जो दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि में क्या होता है कि दाहिनी ओर से बाईं की ओर लिखी जाती है। यह भारत के उत्तर पश्चिम में प्रचलित है। भारत में प्राप्त होने वाले अभिलेखों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग क्या क्या है, चलिए देखते हैं। गुहालेख, शिलालेख, स्तंभलेख और ताम्रलेख। अधिकांश अभिलेखों में दानपत्रों, महत्वपूर्ण घटनाओं के स्मारकों के रूप में तथा राजाओं और विजेताओं की घटनाओं के बारे में है। इनके माध्यम से तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सम्राटों की वंशावली, शासनकाल व उनके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्मारक। जिस प्रकार अभिलेख के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के राजनीतिक पक्ष की जानकारी मिलती है, उसी प्रकार स्मारकों की सहायता से प्राचीन भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। इन स्मारकों में भवन, मूर्तियां, कलाकृतियां, स्तूप, मठ, विहार, चैत्य, मंदिर व चित्रकारी आदि मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है देशी स्मारक और विदेशी स्मारक, यानी कि स्मारक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक देशी और एक विदेशी। ये वाला पॉइंट आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। देशी स्मारक किसे कहते हैं और विदेशी स्मारक किसे कहते हैं। देशी मतलब जो देश के अंदर मिला है, और विदेशी जो विदेश में पाया गया है, जो भारत से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट है मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मुद्राएं का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है। 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारत का इतिहास मुख्यतः मुद्राओं से प्राप्त जानकारी पर ही लिखा गया है। यानी कि भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे अगर जानकारी प्राप्त करना है तो मुद्राएं से भी मिलती जुलती है और इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 में साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोत का भी अति महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्यिक स्रोतों में हमें ग्रंथों के रूप में प्राप्त हुई है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लोक साहित्य। अब देखना है कि धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है। और लोक साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र और साहित्य ग्रंथ, ये सारा चीज आप लोगों को अपने से नोट्स बना लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। यानी कि भारतीय प्राचीन के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो विदेशी यात्रियों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल मॉडल है। इसमें कहा गया प्राचीन भारतीय इतिहास में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत की अहम योगदान है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में 3 यात्रियों के वृत्तांत मिलते हैं। सबसे पहला है ईरानी, दूसरा है चीनी और तीसरा है मुसलमान। तो चलिए एक एक करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ईरानी यात्रा। जब भारत की समृद्धि की चर्चा पश्चिमी देशों में जोर शोर से होने लगा तो ईरान के राजा ने 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्काइलैक्स नाम विद्वान को भारत भेजा था। उसने सेना सहित भारत आकर यहाँ की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया। उसका भारत का दौरा बड़ा रोचक है। ईरान के सम्राट डेरियम ने भी भारत के बारे में लेख लिखते हैं। इन लेखों से भारत व ईरान के संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। भारतवासियों की युद्ध कला का, यहाँ की खेती का भी वर्णन उनके लेखों में मिलता है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण मैंने एक ही ईरानी यात्रा का वर्णन किया है। बाकी चीनी और मुसलमान के बारे में आप लोगों को अपने से लिख लेना है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।